Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well beta, how are you all? बेटा लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज असाइनमेंट। और आप देखते हैं कि वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 13 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम बुक 2 दीज डेज। हम लोग सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं और इसका तकरीबन 1.5 पेज हमने पिछले लेक्चर में किया। इसको कंटिन्यू करेंगे आज, इसी को आज जारी रखेंगे बेटे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है बेटे। आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में ये पढ़ा, देखिए लिखा हुआ है ही वॉज अ स्कॉटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड ही द बेस्ट नोन डिस्कवरीज आर लाइसोजाइम एंड पेनिसिलिन एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन फॉर मेडिसिन। तो बेटा ये एक मेडिकल फील्ड में इसने बड़ा इनकलाब बर्पा किया और ये एक ज़माना वो था जब जर्म किलर के तौर पर जो थे सर्टन केमिकल्स कार्बोलिक एसिड वगैरह यूज़ किया जाता था। और कार्बोलिक एसिड जो था वो इतना हार्मफुल एंटीसेप्टिक था, जर्म किलर था कि वो हमारे जो बॉडी सेल्स थे, जो फ्रेंड सेल्स थे, जो वाइट सेल्स थे, जो ल्यूकोसाइट्स थे, उनको किल करता था कार्बोलिक एसिड। ऑपरेशन थिएटर में भी उसको यूज़ किया जा रहा है और कोशिश की है कि इंसानी ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाए ताकि अंदर जरासीम भी मारे जा सकें। बैरूनी जरासीम तो मारे जा रहे हैं कार्बोलिक एसिड की मदद से। अंदरूनी जरासीम को मारने के लिए भी इंजेक्शंस के ज़रिए से एक मखसूस मिकदार में कार्बोलिक एसिड को जिस्म के अंदर दाखिल किया गया तो जल्द पता चला कि कितना नुकसानदेह है कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे फ्रेंड सेल्स हैं, उनको किल कर देता है। ठीक है जी, कार्बोलिक एसिड। लिहाजा पास्चर जो ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो भी इस कोशिश में था कि एक ऐसा जर्म किलर जो है वो मंजर आम पे आ जाए, ऐसा एंटीसेप्टिक जो है वो मंजर आम पे आ जाए जो कि क्या करे, जो हमारे फ्रेंड सेल्स ल्यूकोसाइट्स की मदद करे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, उनको किल ना करे बल्कि सिर्फ आउटर जर्म्स को किल करे। तो कोई नेचुरल तरीके से ऐसा कोई एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त किया जाए जो कि सही मानों में एक जर्म किलर साबित हो। ठीक है ना। तो पेनिसिलिन की दरियाफ्त का सिलसिला जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था, फिर हमने इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि एक फार्म हाउस पे ये लोग रहते थे और 8 अफराद पे मुश्तमिल घराना था। फादर की डेथ हो गई थी व्हेन फ्लेमिंग वाज 7 years ओनली। तो इसके जो भाई हैं थॉमस, वो मेडिकल फील्ड में थे, उन्होंने थॉमस की बड़ी मदद की आगे बढ़ने में। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि 16 years में उसको जॉब करना पड़ी क्लर्क की हैसियत से एक शिपिंग फर्म में। किसको? अलेक्जेंडर को, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे कि फर्दर स्टडी वो कंटिन्यू कर सके या कोई ट्रेड कर सके, कोई तजारत कर सके, कोई प्रोफेशन अपना सके। तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर क्या है जी आपका? पेज नंबर 59 और इसका सेकेंड पैराग्राफ हम लोग, बल्कि थर्ड पैराग्राफ आपने पढ़ना है बेटे। फ्लेमिंग वर्कड इन लेडनहॉल स्ट्रीट फॉर 4 years। फ्लेमिंग ने लेडनहॉल स्ट्रीट में 4 साल तक काम किया। देन एट 20 और फिर 20 साल की उम्र में ही रिसीव्ड अ शेयर इन लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? वर्सा। और फिर उसे विरासत में से कुछ हिस्सा मिला है लकीली फ्लेमिंग को। इट वॉज नॉट लार्ज बट इनफ फॉर हिम टू ट्रेन फॉर अ करियर विद बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट होता है चांसेस। बहुत ज़्यादा तो उसको जायदाद में से पैसे नहीं मिले थे, लेकिन इतने पैसे बहरहाल थे कि वो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छे चांसेस के साथ अपना बेटर करियर जो है वो अपना सके। हिज ब्रदर थॉमस वॉज दैन इन हॉर्ले स्ट्रीट। और हॉर्ले स्ट्रीट में उसका भाई थॉमस रहता था, काम करता था। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग हिमसेल्फ, और फ्लेमिंग खुद कहता है अपने भाई के बारे में कि माई ब्रदर थॉमस पुश्ड मी इनटू मेडिसिन, कि मेरा भाई थॉमस ही है जो कि मुझे मेडिसिन की फील्ड में लेकर आया। देयर वर 12 मेडिकल स्कूल्स इन लंडन। अब लंदन में कितने मेडिकल स्कूल्स थे? 12। एंड फ्लेमिंग न्यू नथिंग अबाउट एनी ऑफ देम। और फ्लेमिंग को नहीं पता था कि मैं किस स्कूल में जाऊँगा, कौन सा अच्छा है। He chose St. Mary's for no better reason than that he had played water polo against the hospital team। उसने सेंट मेरी नामी हॉस्पिटल का इंतखाब किया। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी सिवाय इसके कि एक दफ़ा उसने इस हॉस्पिटल की टीम के साथ वाटर पोलो मैच जो है वो खेला था अपने इदारे की जानिब से। ठीक है जी। फॉर 8 years फ्लेमिंग वर्कड इन राइट्स लेबॉर्ट्री। 8 साल तक फ्लेमिंग जो है राइट नामी लेबॉर्ट्री में काम करता रहा, तजुर्बे करता रहा। फॉर 8 years ही साउट टू फाइंड अ मीन्स टू एड द ल्यूकोसाइट्स इन देयर फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया। इन्वेडिंग क्या होता है बेटा? बल्कि इन्वेडिंग से पहले आपके पास वर्ड है साउट, SOUGHT। साउट का मतलब होता है सर्च्ड फॉर, सर्च्ड
फोर, तलाश करना, SOUGHT साउंड का मतलब, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है एड। एड क्या होता है? हेल्प, HELP, हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसी लाइन में आपके पास आ रहा है इन्वेडिंग। इन्वेडिंग होगा अटैकिंग, अटैकिंग, हमला आवर। तो हमें इसमें बड़ी अहम चीज़ बताई जा रही है कि 8 साल तक वो इस तलाश में रहा कि ल्यूकोसाइट जो वाइट सेल्स हैं, बैक्टीरिया के हमले के ख़िलाफ़ वाइट सेल्स की मदद के लिए कोई जर्म किलर बनाया जाए, मंजर-ए-आम पर लाया जाए। Then in 1914 he joined the RAMC। RAMC क्या होता है? रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, रॉयल आर्मी मेडिकल कोर्स, पी साइलेंट है, कोर्स पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आर्मी का जो एक मेडिकल रिलेटेड जो एक ख़ास दस्ता जो है, तो हमें बताया गया है देन इन 1914 ही जॉइन द RAMC कि 1914 में उसने RAMC यानी रॉयल आर्मी मेडिकल कोर को शामिल हो गया एंड केम फेस टू फेस विद वन ऑफ द मेन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये वो ज़माना था कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो मेडिकल की प्रॉब्लम्स आई हैं मेडिकल के मैदान में, उसका सामना करना पड़ा। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स। इन्फेक्टेड क्या होता है बेटा? कंटेमिनेटेड, बताया था आपको, आलूदा। इन्फेक्टेड का मतलब कंटेमिनेटेड। और क्या मसला था वर्ल्ड वॉर के दौरान कि जो आलूदा ज़ख़म है, जो ज़ख़म आलूदा हो रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उन ज़ख़मों से कैसे निपटा जाए। तो देखते हैं बेटे इसने क्या हल, उसके बारे में क्या सोचा है। बाय 1914 तक By 1914, Lister's antiseptic method of surgery had been largely replaced by what was called the aseptic method। 1914 तक जो लिस्टर का एंटीसेप्टिक मेथड सर्जरी में इस्तेमाल हो रहा था, एंटीसेप्टिक मेथड क्या है? जर्म किलिंग विद केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड। उसको रिप्लेस किसने कर लिया था? असेप्टिक तरीके ने। असेप्टिक क्या होता है? टू डिसइंफेक्ट विद हीट, टू इन्फेक्ट विद हीट, ये तरीका क्या कहलाता है? असेप्टिक। और एंटीसेप्टिक क्या होता है? जर्म्स किलिंग बाय केमिकल्स। ये क्या है? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मेथड। तो आपको बड़ा अहम सवाल आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक मेथड। अच्छा जनाब, आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट वाज यूज्ड टू स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेरिलाइज क्या होता है? टू मेक जर्म फ्री, टू मेक जर्म फ्री, जर्म फ्री करना, जर्म से आज़ाद करना। तो अब क्या है कि अब केमिकल्स की जगह क्या तरीका मंजर आम पे आ गया था कि स्टेरिलाइज किया जाए इंस्ट्रूमेंट को हीट के ज़रिए से। क्लॉथिंग एंड अदर ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज़ किया जाए बल्कि कपड़ों को भी, दूसरे ऑपरेशन थिएटर के जितनी भी वहाँ पर आलात मौजूद हैं उनको हीट के ज़रिए से स्टेरिलाइज़ किया जाए, जर्म फ्री किया जाए। तो ये तरीका सामने आ गया था एंटीसेप्टिक की जगह असेप्टिक। द पर्पज़ वॉज द सेम, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द वुंड। प्रिवेंट होगा स्टॉप, पर्पज़ क्या था इसका भी कि जर्म्स को वुंड्स के अंदर, ज़ख्मों के अंदर दाखिल होने से रोका जाए। पहले वो केमिकल्स कार्बोलिक एसिड के ज़रिए से रोका जा रहा था, अब वो हीट के ज़रिए से स्टेरिलाइज़ किया गया और चीज़ों को, और इस तरह से आउटर जर्म्स को प्रिवेंट किया गया, उनसे बचा गया जी। इन पीस टाइम दिस वॉज एडिक्वेट। एडिक्वेट क्या होता है? सूटेबल, मुनासिब, मौजू फॉर मोस्ट सर्जिकल केसेस। बहुत से सर्जिकल केसेस में ये तरीका जो था अमन के ज़माने में तो ये सफिशेंट था, मुनासिब था, बट इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉर वुंड्स प्रिवेंशन वाज नॉट एनफ। लेकिन इस तरह की एहतियात जो थी, जब वॉर वुंड की बात की जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो बहुत ज़्यादा ज़ख्म हुए, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और डिसीज़ फैली हैं, उसकी बात की जाए तो ये तरीक़ाकार नाकाफ़ी था। इन नियरली एवरी केस द वुंड वॉज इन्फेक्टेड बिफोर ट्रीटमेंट कुड बी बिगन। क्योंकि ट्रीटमेंट करने से पहले ही ऑलमोस्ट हर केस में क्या होता था
कि जो भी मरीज़ सामने लाया जाता था, ट्रीटमेंट करने से पहले ही वुंड जो है, ज़ख्म जो है बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाता था, कंटेमिनेटेड हो जाता था, जरासीम से भर जाता था, और इन जरासीम से फ़ाइट करना बहरहाल डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल मरहला था। Thus the surgeon's problem was the same as that of the physician treating disease. और वो फिजिशियन जो कि उस डिसीज़ को ट्रीट कर रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे, उनका और सर्जन्स का मसला एक ही तरह का था। अच्छा जी, he had to try to kill the germs without damaging the leukocytes that were already fighting against them. क्योंकि सर्जन्स को भी और इस तरह से फिजिशियंस को भी क्या करना था उस वक्त, दे वर ट्राइंग टू किल द जर्म्स, के जरासीम को मारा जाए, लेकिन ल्यूकोसाइट्स को, हमारे ल्यूकोसाइट्स जो वाइट सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाए बगैर, क्योंकि ल्यूकोसाइट जो है वो तो ऑलरेडी जिस्म के अंदर क्या है, बीमारी से लड़ रहे हैं। वाइट सेल्स तो हमारे फ्रेंड सेल्स हैं, वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाए बगैर क्या था कि कोशिश ये थी कि जर्म्स जो हैं वो किल किए जाएँ जो कि ज़ख्म में मौजूद हैं। देयर वॉज नो सोल्यूशन, कोई रास्ता नहीं था। एंड द प्रॉब्लम वॉज ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस होता है मैसिव। मैसिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी, ह्यूज। तो हम देखते हैं कोई सोल्यूशन जो है वो ट्रीटमेंट के हवाले से, जर्म किलिंग के हवाले से सामने नहीं आ रहा है, और मसला जो है बहुत ट्रीमेंडस है, बहुत मैसिव है। मैसिव, बिग, इनॉर्मस, ह्यूज। जी बेटे, For the first time in warfare, high explosives were used extensively. Explosive क्या होगा, गन पाउडर, गन पाउडर। एक्सटेंसिवली क्या होगा, वाइडली, क्योंकि पहली बार जंग अजीम में क्या किया था, जो गन पाउडर था, बारूद था, गोला बारूद बड़े वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एंड वुंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड वर रेयर इंडीड। रेयर मीन्स फ्यू, सेल्डम, और ऐसे ज़ख्म जो कि इस गन पाउडर से इन्फेक्टेड ना हुए हों बहुत ही रेयर थे। यानी वो जो ब्लास्ट होता था, एक्सप्लोसिव जो मैटर था, उसकी वजह से क्या है, ज़ख्म लगते थे जो फ़ौजी मौजूद थे जंग के दौरान। द सर्जन्स वर अनप्रिपेयर्ड। सर्जन्स जो थे वो इस सूरत हाल के लिए तैयार ना थे। थैंक्स टू द एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक मैथड, इन्फेक्शन इन सर्जिकल केसेस हैड बिकम द एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ द रूल। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें थैंकफुल होना चाहिए किसका, सर्जन्स का, कि आज क्या हो चुका है। एक्सेप्शन क्या होता है बेटा, एक्सेप्शन बेसिकली मीन अ पर्सन और थिंग दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम general statement, that is excluded from general statement or does not follow a rule. A person or thing that does not follow a rule. तो हम शुक्रगुजार हैं एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक मेथड के, यानी कौन कौन सा, कि केमिकल्स के ज़रिए से जो जर्म किलिंग का मेथड था, और हीट के ज़रिए से, कि उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन जो है वो एक रूल नहीं बना मेडिकल फील्ड में। नाउ इट वाज द अदर वे अबाउट अगेन। अब एक और तरह का मसला जो था वो दरपेश था सर्जन्स को, और एक जनरल क्या कहते हैं इस बारे में कि वी हैव इन दिस वॉर गोन बैक टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल एजेस। देखिए सेप्टिक क्या होगा, SEPTIC, इन्फेक्टेड विद हार्मफुल बैक्टीरिया। इट मीन्स इन्फेक्टेड विद हार्मफुल बैक्टीरिया। जी, ये मैं आपको बता रही हूँ सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब इन्फेक्टेड विद, infected with harmful bacteria. जी बेटा, we have in this war gone back to all the septic infections of the Middle Ages. Middle Ages क्या है? About the years 1000 to 1400. It means about the years 1000 टू 1400, 1000 से 1400 के दरमियान वाला जो ज़माना है। तो कह रहा है एक जर्नल जो है, सेट द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस। आर्मी मेडिकल सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने ये कहा कि हमें तो लगता है कि ज़ख्मों से निपटने की सूरत हाल इस नौयत की है, इन्फेक्शंस और हार्मफुल बैक्टीरिया फैलने से जो मसाइल की वजह से जो मसाइल दरपेश हैं, सूरत हाल ऐसा है कि हम मिडल एजेस में जा पड़े हैं। ठीक है, 1914 की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कि 1000 से 1400 का जो ज़माना है, जो जंगों का ज़माना है, और उसमें जो वूंड्स और जो डिसीज़ और इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, कट्स की, लगता है कि उस ज़माने में जा पहुँचे हैं कि इन चीज़ों से निपटने का कोई मेडिकल फील्ड में सही तरीका जो है वाज़े तौर पर सामने नहीं आ सका है।
मेडिकल ऑफिसर्स ट्रीटेड इन्फेक्टेड वुंड्स बाय द ओनली मेथड दे न्यू विद द केमिकल एंटीसेप्टिक। और जो मेडिकल ऑफिसर थे वो वुंड्स को किस तरह ट्रीट कर रहे थे? सिर्फ एक मेथड से जो वो जानते थे, और वो मेथड क्या था? कार्बोलिक एसिड के ज़रिए। कार्बोलिक एसिड हमारे ल्यूकोसाइट को डैमेज करता है, लेकिन स्टिल मेडिकल ऑफिसर उसको यूज़ कर रहे थे। दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, आयोडीन एंड अदर केमिकल्स टू ओपन वुंड इन एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल। तो ज़ख़म में से जर्म्स किलिंग के लिए वो क्या अप्लाई कर रहे थे? कार्बोलिक एसिड, आयोडीन और इसी तरह के दूसरे केमिकल से जो थे उसे ओपन वुंड्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा था वो अंदर भी तो जा रहा है ना बॉडी के, तो अंदर किसको किल कर रहा है? हमारे वाइट सेल्स को। और वाइट सेल्स को किल करना मतलब हमारा इम्यून जो है वो सब वीक पड़ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। दे कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स बट दो थॉट दैट इफ ओनली सम वर किल्ड इट वुड बी बेटर देन नन। इस तरीके से कार्बोलिक एसिड के ज़रिए से तमाम जर्म्स को वो किल तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो समझते थे अगर कुछ जर्म्स किल हो जाए उस वुंड में से, उस जख्म में से, तो बेहतर होगा। Meanwhile, Fleming, a medical officer himself, was still working with his old chief, Sir Armroth Wright, विद हिज ओल्ड चीफ। इस दौरान सर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहा है? वो एक मेडिकल ऑफिसर के साथ उसकी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा है, और ये सर आर्मरोथ थे। सर आर्मरोथ राइट हैड बीन मेड अ कर्नल इन द आर्मी मेडिकल सर्विस। और सर आर्मरोथ राइट जो थे, इनको मेडिकल फील्ड में, आर्मी मेडिकल सर्विसेज में कर्नल का ओहदा मिल चुका था। एंड हैड सेट अप अ रिसर्च लेबॉर्ट्री एट बोलोन। और बोलोन के मकाम पर, बोलोन एक जगह का नाम है, वहाँ उन्होंने अपनी एक लेबॉर्ट्री बना रखी थी। देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वुंड इन्फेक्शन। टैकल होगा हैंडल। और यहाँ क्या हुआ कि सर आर्मरोथ फ्लेमिंग की मदद से इस काम में लग गए कि किस तरह से जो वुंड जो इन्फेक्शंस हैं, जो ज़ख्म आलूदा ज़ख्म है, उनके इलाज क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जर्म्स किलिंग का, वुंड्स जो है उसके ट्रीटमेंट का बेहतर तरीका क्या है। इस सिलसिले में कहाँ, बोलोन में राइट नामी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं कौन? ये जनाब सर आर्मरोथ राइट और उनके साथ फ्लेमिंग। राइट एंड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट द ट्रीटमेंट बीइंग यूज्ड वाज डूइंग मोर हार्म एंड देन गुड। राइट और फ्लेमिंग ने ये दरियाफ्त किया कि जो तरीक़ाकार सर्जन इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सा वाला, कार्बोलिक एसिड्स का, केमिकल्स का, वो नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा था और फ़ायदा कम दे रहा था। ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स जर्म किलर्स वॉज मोर हार्मफुल टू द ल्यूकोसाइट्स देन द जर्म्स। क्योंकि हर एंटीसेप्टिक जो था, चाहे वो आयोडीन था, चाहे वो कार्बोलिक एसिड था, जो भी केमिकल एंटीसेप्टिक्स थे, वो क्या कर रहे थे? हमारे ल्यूकोसाइट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे जर्म्स की निस्बत। जर्म्स किलिंग कम कर रहे थे, ल्यूकोसाइट्स को ज़्यादा किल कर रहे थे। एंड इन सम केसेस द एंटीसेप्टिक एक्चुअली हेल्प द जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई भी होता है टू इंक्रीज़। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया था कि ये जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है एंटीसेप्टिक, कार्बोलिक एसिड, ये जर्म्स को एक तो कम किल कर रहा था, बल्कि बाज़ जगहों पर तो उनको हेल्प कर रहा था ग्रोथ में। बाज़ जगह तो जरासीम की तादाद इनकी वजह से बढ़ रही थी। एंड राइट एंड फ्लेमिंग बोथ इंसिस्टेड दैट द मेथड वाज बेसिकली रॉन्ग। राइट ने और फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया और ये वाज़े किया कि जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं सर्जन केमिकल एंटीसेप्टिक्स का, ये गलत है। दैट द सर्जन्स एम should be not so much to kill the germs with an outside agent as to help the leukocytes do their natural germ killing work। क्योंकि सर्जन्स का काम जो है, उनका मकसद ये होना चाहिए, नॉट सो मच टू किल द जर्म्स विद एन आउटसाइड एजेंट, कि वो किसी बैरूनी ताकत के ज़रिए से, बैरूनी किलर के ज़रिए से जर्म्स को ना मारें, बल्कि सर्जन्स का काम क्या होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त करें कि जो आपके ल्यूकोसाइट्स को जर्म किलिंग के काम में मदद दें। आपके ल्यूकोसाइट जो कि फ़ाइट कर रहे हैं अंदर से जर्म किलिंग में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथनिंग, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई ऐसा एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त किया जाए जो ल्यूकोसाइट की मदद करे कि वो सारी जरासीमों को जिस्म से मार भगाए। Experiments were made with different chemicals and one after another became fashionable and then gave way to the next। Gave way क्या होगा? Led क्या होगा? रहनुमाई करना। एक के बाद एक दूसरा तजुर्बा किया गया और ये तजुर्बे क्या फैशन बन गए, राइज हो गए। एक के बाद एक जो है वो मंजर आम पे तजुर्बे से नई नई चीज़ें आती रहीं। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर, और जंग के ख़ात्मे तक, विच हैड किल्ड अबाउट 7 million men, द प्रॉब्लम वॉज स्टिल अनसॉल्व।
जंग अजीम जो है ख़त्म हो गई और इसमें 7 मिलियन के करीब लोग जो हैं, 1 मिलियन स्टैंड फॉर 10 lakhs और 7 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए थे और मसला अभी भी जू का तू था, कोई ऐसा एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुआ था। फ्लेमिंग नाउ 37 वेंट बैक टू सेंट मेरीज एंड कंटिन्यूड रिसर्च। इस वक्त फ्लेमिंग की उम्र 37 ईयर थी, 37 साल थी और वो रिसर्च के लिए सेंट मेरी लेबॉर्ट्री में चला गया और वहाँ रिसर्च जारी रखी। एंड इन 1922 ही डिस्कवर्ड एन एंटीसेप्टिक जर्म किलर। 1922 में फ्लेमिंग ने एक जर्म किलर दरियाफ्त किया। नॉट अ केमिकल लाइक कार्बोलिक एसिड, ये कार्बोलिक एसिड की तरह का कोई केमिकल नहीं था, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड, बल्कि ये तो एक ऐसा नेचुरल एलिमेंट था, नेचुरल जर्म किलर था जो क्या करता था, जो जिस्म खुद तैयार कर रहा है, आपके अंदर खुद ही वो जर्म किलर एक एलिमेंट तैयार बॉडी कर रही है, ठीक है, उसको मंजर आम पे लाया है। ही मेड द डिस्कवरी बाय व्हाट ही मोडेस्टली कॉल्ड एन एक्सीडेंट। मोडेस्टली क्या होगा, हम्बली। और उसने ये दरियाफ्त जो थी इस एलिमेंट की किस तरह की, वो बड़े आजिज़ाना तरीके से कहता है कि बाय एन एक्सीडेंट, हादसाती तौर पे ये दरियाफ्त हुई। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम केटार। केटार क्या होता है, कोल्ड, फ्लू, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन, तो उसको बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी थी फ्लेमिंग को। एंड बिगिन टू एग्जामिन हिज ओन नेजल सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या होता है, एमिशन। एमिशन क्या होता है, रतूबत। उसने क्या किया जनाब, साइंसदान तो इस तरह से करते हैं, मेडिकल वाले भी इस तरह से, उसने दरियाफ्त करनी है अगर कोई चीज़, तो एक्सपेरिमेंट जो है उसका सिलसिला जारी रहता है। तो उसने क्या किया है जनाब, अपने नज़ले की, नज़ला है चूँकि किटार है, तो उसने नज़ले की रतूबत जो थी उसको देखना शुरू कर दिया। इन दीज सिक्रेशंस ही डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस, और इन रतूबतों के अंदर उसको एक मादा मिला, डेट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, जर्म्स, बताया था आपको, ऑन द कल्चर प्लेट। और एक मादा ऐसा था नज़ले की रतूबत के अंदर जिसने माइक्रोब्स को कल्चर प्लेट के ऊपर ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो इस रतूबत का नाम, इस मादे का नाम क्या रखा उसने, ही कॉल्ड इट लाइसोजाइम। इसका नाम लाइसोजाइम रखा। लाइसोजाइम प्रूव टू बी ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, इलाज में लाइसोजाइम जो है वो प्रैक्टिकली तो बहुत कम जो है, प्रूव टू बी ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल यूज़, यानी बहुत कम इस्तेमाल में लाइसोजाइम जो है वो लाया गया। बट द डिस्कवरी वॉज अ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, कंसिडरेबल क्वाइट, लेकिन ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फॉर इट वॉज द फोर रनर ऑफ पेंसिलिन। प्रीडिसेसर होता है फोर रनर, प्रीडिसेसर पेशरो, प्रीडिसेसर पेशरो, और ये किसकी, पेंसिलिन की दरियाफ्त का पेश खैमा, पेशरो साबित हुई। लाइसोजाइम पहले किया उसने एलिमेंट दरियाफ्त, उसके बाद पेंसिलिन। लाइसोजाइम वॉज नॉट अ केमिकल बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक जर्म किलर। लाइसोजाइम कोई केमिकल नहीं था बल्कि एक कुदरती एंटीसेप्टिक था, जर्म किलर था। एंड अनलाइक केमिकल एंटीसेप्टिक इट डिस्ट्रॉयड जर्म्स। और जो केमिकल एंटीसेप्टिक्स थे उनके बरक्स ये क्या करता था, सिर्फ जर्म्स को ही किल करता था, जबकि जो केमिकल एंटीसेप्टिक्स से आपने देखा ना वो ल्यूकोसाइड्स को भी हार्म दे रहे थे, लेकिन लाइसोजाइम क्या था, वो सिर्फ जर्म्स को किल करता था। एंड येट हैड नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ल्यूकोसाइड्स, और वाइट सेल्स के ऊपर, इंसानी फ्रेंड सेल के ऊपर वो कोई असर नहीं डालता था। It was in fact the first antiseptic discovered that was harmless to the cells of the body. ये वो पहला एंटीसेप्टिक जर्म किलर था जो कि इंसानी जो हार्मलेस जो इंसानी फ्रेंड सेल्स हैं उनके लिए हार्मलेस था, इंसानी फ्रेंड सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता था। पेंसिलिन वॉज द सेकेंड, और पेंसिलिन उसकी दूसरी दरियाफ्त थी। द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम डिड नॉट ब्रिंग फ्लेमिंग पॉपुलर फेम। लाइसोजाइम की डिस्कवरी दरियाफ्त जो है उसने फ्लेमिंग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं किया, बट इट रेज्ड हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड्स ऑफ साइंस, लेकिन साइंस की दुनिया में उसका दर्जा मकाम बुलंद हो गया। द मेडिकल प्रोफेशन बिगेन टू पे मोर अटेंशन टू व्हाट ही सेड। जो कुछ फ्लेमिंग ने कहा था मेडिकल प्रोफेशन में उसको उसके कही जाने वाली बातों को अहमियत दी जाने लगी। एंड एट दिस टाइम ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से ऑन दिस सब्जेक्ट दैट हैड ऑक्यूपाइड क्या होते हैं, ऑब्सेस होते हैं गलबा पा जाना, ठीक है जी।
दिस माइंड एवर सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीज़ें उसके जहन पर कब्जा कर चुकी थी और जो बातें उसके जहन में मौजूद थी उनके मुतालिक अब कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ था। लाइसोजाइम उसने दरियाफ्त किया, एलिमेंट दरियाफ्त किया, एक नेचुरल डिफेंसिव एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में दरियाफ्त किया। इसके बाद अब इसके जंग अजीम के बाद अब उसके पास बहुत वक्त था इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने और कहने के लिए। जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद केमिकल एंटीसेप्टिक्स वर फैशनेबल अगेन। लेकिन क्या हुआ कि जो केमिकल एंटीसेप्टिक्स हैं, जर्म्स किलर्स हैं, वो फिर रवाज पा गए, हालांकि वो नुकसानदेह। एंड फ्लेमिंग वंस मोर रिमाइंडेड डॉक्टर्स ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। और फ्लेमिंग ने एक दफ़ा फिर डॉक्टर्स को रिमाइंडर दिया, याद दिलाया कि जो नेचुरल डिफेंसेस हैं बॉडी के अंदर, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसको तवज्जो दी जाए। ठीक है, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है बॉडी के अंदर उसको तवज्जो दी जाए। इन 1928 में फ्लेमिंग वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के तौर पर किसको मुंतखब किया गया? फ्लेमिंग को। एंड इन द सेम ईयर ही हिट ऑन पेंसिलिन। हिट ऑन क्या होता है? डिस्कवर्ड, दरियाफ्त करना। इसी साल उसने पेंसिलिन दरियाफ्त कर ली। द फ्रेज इज़ हिज ओन। फ्रेज क्या होगा? सेंटेंस कह सकते हैं। ये जुमला उसका अपना ही है कि द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द डिस्कवरी ही सेज वॉज ड्यू टू स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून। स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून ड्यू टू गुड लक। वो कहता है कि ये जो दरियाफ्त थी पेंसिलिन की, इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी, सिर्फ पहली स्टेज, वो क्या है कि वो मेरी खुशकिस्मती के बाइस हुई है। बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहला मरहला था इसकी दरियाफ्त का, उसमें मेरी खुशकिस्मती को भी दखल हासिल है। इन हिज लेबॉर्ट्री एट सेंट मेरीज ही वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द कॉमन जर्म कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। अब सेंट मेरी में अपनी लेबॉर्ट्री में वो बहुत ज़्यादा तजुर्बात कर रहा था। किस पर? स्टेफाइलोकोकस जरासीम है, उन जरासीमों पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस पर। ही वॉज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ द जर्म्स ऑन प्लेट्स स्प्रेड विद एगर। ठीक है, एगर क्या होता है? सी वीड्स यानी समंदरी क्या कहेंगे, काई कहा जा सकता है। तो जो समंदरी काई है वो उसने जनाब जमा रखी है प्लेट के ऊपर और उसके ऊपर जर्म्स जो है उसकी कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं। द प्लेट्स वर केप्ट डिस्कवर्ड, द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड। इन प्लेट्स को जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ग्रोथ की जा रही है किसकी? जर्म्स की, तो उसको कवर रखा गया। बट टू एग्जामिन दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप ही हैड टू टेक द कवर ऑफ। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए से वो जरासीम को उस प्लेट के ऊपर चेक करता तो कवर जो था, जो प्लेट कवर की हुई थी ना उसके ऊपर यानी वो जो प्लेट थी जिसके ऊपर जर्म्स ग्रो किए जा रहे हैं इसको कवर किया गया है। और जब ये इसको चेक करता था कि कितने ग्रो हुए हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो वो उसके ऊपर से लिड को, ढक्कन को हटा देता था। As soon as you open a culture plate, he said afterwards, you are asking for trouble. बाद में उसने कहा कि जब कल्चर प्लेट से ढक्कन को हटाया जाता था तो ऐसे ही था कि आप ट्रबल को दावत दे रहे हैं, मुसीबत को दावत दे रहे हैं। Things drop from the air. क्या है कि चीज़ें हवा में से, हवा ज़ाहिर है हवा में तो डस्ट पार्टिकल्स, हर तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो सब चीज़ें उस कल्चर प्लेट के ऊपर गिर जाती थी। वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन टू बी पेंसिलिन। और इसी तरह से कोई चीज़ जो कि उस पर गिरी होगी कल्चर प्लेट पर वो क्या हुई? पेंसिलिन की दरियाफ्त का सबब बनी। अ मोल्ड स्पोर क्या होता है? अ पीस ऑफ फंगस, फफूंदी का एक टुकड़ा कह सकते हैं। तो जनाब क्या हुआ, कल्चर प्लेट पे क्या गिर गया है कि one of those bits of trouble happened to be a mold spore coming from I do not know where dropped on the plate. पता नहीं कहाँ से एक फफूंदी का टुकड़ा हवा में से उड़ता हुआ आया और वो उसकी कल्चर प्लेट जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है जरासीमों को, उस पर गिर गया। presumably mean most probably गालिबन। The spore of the mold or fungus was blown in through the window. शायद ये जो फफूंदी का टुकड़ा खिड़की में से कहीं से उड़ता हुआ छोटा सा टुकड़ा आया था। It may have come from the larder of a forgetful Pendington housewife. Larder क्या होता है? Food cupboard.
इसको कहते हैं फूड कबर्ड, खाने की अलमारी। शायद पेडिंगटन तो एक जगह का नाम है ना, पेडिंगटन की कोई भुलक्कर खातून थी जिसने अपने बावर्ची खाने का जो कैबिनेट है वो बंद नहीं किया था और वहीं से किसी डबल रोटी से कहीं से उड़ता हुआ वो टुकड़ा आया था। फॉर दिस पर्टिकुलर मोल्ड कॉमनली ब्रीड्स ऑन डैम्प ब्रेड। ब्रीड क्या होगा बेटा? ब्रीड का मतलब ग्रोज, नर्चर। ब्रीड का मतलब ग्रोज, नर्चर, उगना। ठीक है, तो ये डैम्प क्या होगा? मॉइस्ट, मॉइस्ट नमी वाला, गीला। तो ये जो फफूंदी का टुकड़ा है ना, ये किस में पाया जाता है? जो गीली डबल रोटी हो जाती है या गीली रोटी जो है उसके ऊपर पाया जाता है, उस पर ग्रो करता है। चीज़ एंड प्रिजर्व्स। प्रिजर्व्स क्या होता है? प्रिजर्व्स का मतलब होते हैं जैम्स एंड जेलीज। तो इस तरह की फफूंदी ज़्यादातर जो है वो नमी वाले रोटी के टुकड़ों पर, चीज़, पनीर पर या फिर हमें जैम जेली पर नज़र आते हैं। इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल एंड डैम्प। और जब बड़ा ही डैम्प, मॉइस्ट बड़ा नमी वाला मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, तो उसमें ये फफूंदी ग्रो करती है। एंड द समर ऑफ 1928 वॉज कूल एंड डैम्प। और जो 1928 का समर सीज़न था वो ठंडा भी था, उसमें ठंड भी, मतलब समर सीज़न वॉज वेरी कूल एंड डैम्प, यानी ठंडक भी थी और उसमें मॉइस्ट भी थी, उसमें नमी भी थी। ठीक है, इसी वजह से कहा है कि किसी खातून की बावर्ची खाने की अलमारी से वो एक फफूंदी का टुकड़ा जो है किसी डबल रोटी पे शायद लगा था या किसी जैम जेली पर, वो उड़ता हुआ आया खिड़की के ज़रिए से और उस एक्सपेरिमेंटल प्लेट पर, कल्चर प्लेट पर गिर गया, जहाँ पर ग्रो कर रहा है, फ्लेमिंग जरासीमों को ग्रो कर रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। हैविंग सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट द मोल्ड बिगन टू ग्रो। और कल्चर प्लेट पे आने के बाद वो फफूंदी बढ़ना शुरू हो गई। एंड ऑलमोस्ट एट वंस द माइक्रोब्स राउंड इट बिगन टू डिसअपियर। और जितने भी माइक्रोब्स थे उसके गिर्द, माइक्रोब्स जर्म्स थे, वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। फफूंदी में एक ऐसी चीज़ थी, एलिमेंट था कि माइक्रोब्स ही मर गए। फ्लेमिंग पुट साइड। पुट असाइड क्या होता है? पोस्टपोन, 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 ताख़ीर कर देना। अब फ्लेमिंग ने क्या किया है? पुट असाइड द वर्क ही वॉज डूइंग एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन। फ्लेमिंग ने अपना सारा काम उठा के एक तरफ रखा और एग्जामिन करना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ है। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अदर बैक्टीरिया। उसने इस मोल्ड का, इस जो फफूंदी का जो मोल्ड था, टुकड़ा था, इससे एक प्योर कल्चर तैयार किया और इसका अफेक्ट जो है, इसके असरात दूसरे जरासीमों पर देखे कि स्टेफाइलोकोकस तो मरना शुरू हो गए हैं, क्या दूसरे बैक्टीरिया मरते हैं इससे? सम ग्रीव राइट अप टू इट। कुछ जरासीम इसके ऊपर उग गए, इस मोल्ड के ऊपर। अदर्स लाइक द स्टेफाइलोकोकाई स्टॉप शॉर्ट। और दूसरे जो स्टेफाइलोकोकाई नामी जरासीम जो थे, उनकी ग्रोथ रुक गई। इनहिबिटेड बाई इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन। इनहिबिटेड होगा ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट होता है रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्टेड। तो क्यों ग्रोथ रुक गई स्टेफाइलोकोकाई नामी जरासीमों की? एंटीबैक्टीरियल जो एक्शन था किसका? इस फंगस का, उसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस तो उनकी ग्रोथ रुक गई। इनहिबिट क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, रुक जाना। जी बेटे, नेक्स्ट देखिएगा। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू प्रोड्यूस द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। अब अगला मरहला क्या था कि कोई ऐसा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, फ्री फ्रॉम द मोल्ड। अब अगला मरहला ये था कि ये जो एंटीबैक्टीरियल मादा था जो कि किल कर रहा था जर्म्स को, उसको मोल्ड से आज़ाद किया जाए, उस एलिमेंट को। फ्लेमिंग डिड दिस बाय प्लेटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्रोथ। अब उसने क्या किया कि उसने इस मोल्ड को, फफूंदी के इस टुकड़े को, ब्रोथ कहते हैं सूप, मटन सूप या मीट सूप को कहा जाता है, यखनी के ऊपर, यखनी का जो शोरबा था, यखनी थी जो शोरबा था, उसके ऊपर इस मोल्ड को रखा। इट ग्रीव ऑन द सरफेस एज अ फेल्ट लाइक मास। मास क्या होता है? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन है जमा हो जाना, किसी चीज़ का अंबार लगना, जमा होना। और मास, फेल्ट लाइक क्या होगा? फर लाइक, फेल्ट लाइक, फर लाइक, फर की तरह। तो क्या हुआ? फफूंदी के ऊपर जो है ना, वो एक, जब उसने एक सूप के ऊपर इस मोल्ड को रखा है, इसको इसके इस एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट को अलहदा करने के लिए, तो उसने देखा
कि इट ग्रू ऑन द सर्फेस एज अ फेल्ट लाइक मैस एंड टर्न द ब्रोथ येलो, कि उस फफूंदे के ऊपर जो है वो फल लाइक रुई की तरह की जो एलिमेंट है वो एक बनना शुरू, एक्यूमुलेशन जो है वो शुरू हो गई है और जनाब यखनी जो है वो पीला, उसका रंग जो है वो पीला पड़ गया है। आफ्टर वीक्स ग्रोथ, एक हफ्ते इस अफजाइश के बाद, एक हफ्ते की अफजाइश के बाद द फ्लूइड वॉज स्ट्रेन्ड थ्रू अ फाइन फिल्टर, कि एक फाइन फिल्टर के ज़रिए से, स्ट्रेन्ड का मतलब भी फिल्टर्ड होता है, इस फ्लूइड को फिल्टर्ड किया गया। ये जो फ्लूइड था, ये जो शोरबा था, ये जो यखनी थी, ब्रोथ थी, इसको फिल्टर किया गया, टेस्टेड फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ताकि इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है, करैक्टरिस्टिक्स जो है, उसको देखा जा सके कि एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट क्या था। द रिजल्ट वर एज फेवरेबल एज बिफोर, और पहले की तरह से रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। एंड फ्लेमिंग न्यू डैट ही हैड डिस्कवर्ड अनदर नेचुरल एंटीसेप्टिक विद फार ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ दैन लाइसोजाइम, और फ्लेमिंग को पता चल गया कि लाइसोजाइम से कहीं ज़्यादा सलाहियत रखने वाला एक एलिमेंट जो है, नेचुरल एंटीसेप्टिक, उसने दरियाफ्त कर लिया है। ही कॉल्ड इट पेंसिलिन, और इसको क्या नाम दिया गया? इसको पेंसिलिन का नाम दिया गया। Further experiments showed that in its effect on germs like Staphylococci, penicillin was about 3 times as strong as carbolic acid and all the other chemical antiseptics. और बाद के तजुर्बात ने ये साबित कर दिया कि अपने असरात के हवाले से स्टेफाइलोकोकाई नामी जो जरासीम है उस पर अपने असरात के हवाले से पेंसिलिन जो है कार्बोलिक एसिड से और दूसरे एंटीसेप्टिक से, केमिकल एंटीसेप्टिक से 3 गुना पावरफुल थी, तभी तो जर्म्स इनहिबिट हुए, जर्म्स जो है उनकी ग्रोथ रुक गई। इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट एट ऑल ऑन द ल्यूकोसाइट। टॉक्सिक क्या होता है? पॉइजनस, और इंसान के ल्यूकोसाइट्स, वाइट सेल्स के ऊपर इसके कोई नुकसानदेह असरात भी नहीं थे। थियरेटिकली इट लुक लाइक एन आइडियल जर्म किलर, ये एक आइडियल जर्म किलर था। द एंटीसेप्टिक दैट हैड बीन साउट एवर सिंस, साउट क्या होता है? सर्च्ड फॉर, अभी बताया था। तो एक ऐसा एंटीसेप्टिक है जिसकी तलाश जो है एवर सिंस पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स, जब पास्चर ने जर्म्स दरियाफ्त किए थे किसी ज़माने में, उसके बाद से जर्म किलिंग का एक सिलसिला शुरू किया गया था, और ये पहली दफ़ा मंजर आम पे आया था कि जर्म किलिंग का एक नेचुरल तरीका जो है पेंसिलिन की शक्ल में सामने आया है। इन प्रैक्टिस देयर वाज वन ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस क्या होगा? हिंड्रेंस क्या होगा? रुकावट। बेटे ऐसा करते हैं, इसको यहीं हम क्लोज करते हैं कि इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टिकल बिकॉज योर टाइम इज़ ओवर एंड वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह द सेम लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। तो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड बेटा। थैंक यू वेरी मच।